बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रजे लीगल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का मेरे पास सीरीज़ चल रहा है ज़रजे लीगल में, तो उसका जो आज का टॉपिक है वो है वॉइड एग्रीमेंट्स, जो कि सेक्शन 24 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए सेक्शन 24। अब सेक्शन 24 क्या कहता है? एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट। ठीक है जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। सेक्शन 23 में भी यही बात लिखी हुई है। सेक्शन 23 में ये लिखा हुआ है कि एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। तो यहाँ पे ये है कि पार्ट में, वहाँ पे कंप्लीट कंसिडरेशन या कंप्लीट ऑब्जेक्ट अनलॉफुल था तो वो भी वॉइड थी, लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल इन पार्ट है, तो उसके बावजूद भी वही एग्रीमेंट वॉइड होगा। जैसा कि एक है जोहेब, दूसरा है शोहेब। अब ये एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट ये करते हैं कि जोहेब के पास कार है प्लस में पिस्टल है जो कि लाइसेंस नहीं है। अब ये परचेज कर रहे हैं इसको कितने में? फॉर सपोज 8 लाख में। अब पिस्टल जो है वो ऐसा समझेंगे उसकी इलीगल परचेज हो रही है, तो इलीगल परचेज हो रही है, अनलॉफुल है, लेकिन कार जो है वो तो लॉफुल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो है वो ये हो रहा है पार्ट, अनलॉफुल इन पार्ट। अब आप समझ रहे होंगे कि कंसिडरेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। कंसिडरेशन को तो आपका पता होगा, ये जो 8 लाख हैं ये इसके लिए कंसिडरेशन है, ये जो कार वगैरह है या पिस्टल है ये इसके लिए कंसिडरेशन होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है जोहेब के लिए कि वो कार या पिस्टल बेचे, कार और पिस्टल बेच रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा जोहेब का। और ठीक है जी, आप अब यहाँ पे दोनों में से एक जो है ये अनलॉफुल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस एग्रीमेंट का ये, क्योंकि पार्ट अनलॉफुल है और ये पूरा का पूरा एक ही एग्रीमेंट है और उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है अनलॉफुल इन पार्ट, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। अब हमारे पास है सेक्शन 25 जो कि कहती है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस। कुछ कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, जिस कंडीशंस में विदाउट कंसिडरेशन भी वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा अनलेस जनरल। बाकी जनरल रूल ये है कि अगर एग्रीमेंट एक है जिसमें कंसिडरेशन मौजूद ही नहीं है तो वो वॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसकी बेयर रीडिंग करें तो वो कहती है कि एन एग्रीमेंट मेक विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक, अनलेस में 3 चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्शन में हैं। तो देखिए ये 3 एक्सेप्शंस हैं जिन केसेस में एग्रीमेंट में भले कंसिडरेशन ना हो लेकिन वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारे पास है रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। ये कहती है कि एग्रीमेंट भले विदाउट कंसिडरेशन हो लेकिन वो वॉइड नहीं होगी। कब? जब वो रिटन भी हो, रजिस्टर्ड भी हो, and is made on account of the natural love and affection between parties standing in a near relation to each other। देखें, बाप ने बेटे को कुछ एग्रीमेंट कर दिया कुछ भी देने को, ठीक है जी। ऐसे ही जो नेचुरल लव है, फॉर सपोज रिलेशनशिप्स हैं, अब उनमें कोई एग्रीमेंट करता है कोई भी चीज़, कोई गाड़ी या कोई बंगला या कितना भी पैसा वगैरह देने का, तो वो भी इस एक्सेप्शन में फॉल करेगा क्योंकि वो नेचुरल लव के बुनियाद पे है। सेकेंडली, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जो कि है ए, ठीक। अब ये बच्चा था, ये यतीम हो गया। अब ये यतीम हो गया, इसको किसी और ने पाला, फॉर सपोज कोई उसके पड़ोसन ने या उसका फॉर सपोज अंकल ने, किसी ने भी पाला। ये बड़ा हुआ और इसके पास बहुत पैसा आ गया।
अब ये जो यतीम था जिसको किसी और ने पाला है, वॉलंटरली इसको पाला है उसने, अब ये अमीर हो गया तो ये ये जो अपनी प्रॉपर्टी है, कुछ भी गाड़ी या कोई बंगला वगैरह, वो एग्रीमेंट करके जिसने इसको पाला है उसको दे देता है। तो वो एग्रीमेंट भी क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है, वॉइड नहीं होगी, क्योंकि वो सेकंड में फॉल करेगा। प्रोमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, अगर बेयर रीडिंग आप करें, इट इज़ द प्रोमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compelled to do or unless में तीसरी चीज़ आ रही है, ठीक है। ये सेकंड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरे में आते हैं, प्रॉमिस टू पे अ डेप्ट बार्ड बाय लॉ। आपको अगर लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास पाकिस्तान में एक कानून है लिमिटेशन एक्ट के नाम से, लिमिटेशन एक्ट 1908। अब ये कानून कहता है कि अगर किसी ने किसी को कर्जा दिया है, ए ने बी को कर्जा दिया है, अब कितनी भी अमाउंट हो भले, ठीक है, वो 3 साल में उससे रिकवर कर सकता है। अगर वो बी नहीं देता तो वो 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट में जाएगा और वहाँ से वो रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर 3 साल गुजर गए हैं तो वो डेप्ट क्या हो जाएगा, वो डेप्ट हो जाएगा टाइम बार्ड, वो फिर कोर्ट के थ्रू तो उससे बरामद नहीं कर सकता। अब ये है कि प्रॉमिस टू पे अ डेप्ट बार्ड बाय लॉ, अगर 3 साल गुजर गए, वो डेप्ट जो है वो टाइम बार्ड हो गया है, जिसे ए लीगली जो है वो रिकवर नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर बी कोई एग्रीमेंट करता है, बी कहता है कि ठीक है आप मुझसे लीगली तो नहीं ले सकते, लेकिन मोरली मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूँ और मैं आपको वो डेप्ट जो है अपना वापस करता हूँ। अब ये जो एग्रीमेंट है बी का ए को डेप्ट वापस करने का, वो भले टाइम बार्ड है तो ये भी एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। यही हमारे पास 3 जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं। अब 3 एक्सेप्शन, ये जो 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर इसके अलावा कोई भी एग्रीमेंट है जो विदाउट कंसिडरेशन है तो वो सेक्शन 25 के मुताबिक वो वाइड होगा। अब वाइड एग्रीमेंट क्या है वो भी आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वाइड एग्रीमेंट वो है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ से इन्फोर्स नहीं होता। बाकी जो एग्रीमेंट्स हैं वो आप इन्फोर्स करवा सकते हैं। अगर कोई फॉर सपोज सेल एग्रीमेंट है वगैरह, तो वो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाके वो आप स्पेसिफिकली परफॉर्म कर पा सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे वाइड एग्रीमेंट है सेक्शन 26 में, वो है एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज। अगर 2 पार्टीज़ अपने आपस में एग्रीमेंट कर देते हैं कि वो शादी नहीं करेगा, जिसके बाद वो पाबंद हो जाए कि वो शादी ना करे उस एग्रीमेंट में, तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा, उसकी कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी कोर्ट के थ्रू नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने रिमेंबर करना है कि माइनर अगर वो है तो फिर वो वाइड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मेजर है जिसकी शादी के रेस्टेंट के लिए कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड एग्रीमेंट होगा। अब फोर्थ एग्रीमेंट जो हमारे पास वाइड है वो है एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो कि किसी को भी अगर लॉफुल प्रोफेशन, लॉफुल ट्रेड या लॉफुल बिजनेस करने से रोकता है, तो वो एग्रीमेंट भी वाइड हो जाएगा। कोई मेरे से एग्रीमेंट करता है कि तुम वकालत नहीं करोगे, वकालत क्या है, लॉफुल प्रोफेशन है, अब वकालत तुम नहीं करोगे, तो ये जो एग्रीमेंट होगा ये एग्रीमेंट वाइड होगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सेक्शन 27 में एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड, वो वाइड नहीं होगा। गुडविल क्या है, गुडविल ये है कि कारोबारी शोहरत को जो होती है ना, फॉर सपोज मेरा एक शॉप है, ठीक, अब मेरा ये एक शॉप है इस इलाके में,
अब इस इलाके में मेरा एक शॉप है, कोई पर्टिकुलर कारोबार में कर रहा हूँ, वो मैं बेचता हूँ जी बी को। अब बी को मैं बेचता हूँ, गुडविल भी बेच देता हूँ। अब बी जो है वो मुझसे ये एग्रीमेंट कर सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वो आप सेम बिजनेस नहीं करें, क्योंकि जो कस्टमर्स होंगे वो आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आपके पास बिजनेस शोहरत है जो कि आपने मुझे दी है। लेकिन आप अगर उसी सेम इलाके में सेम ही लोकल लिमिट्स में अगर आप सेम ही बिजनेस कर रहे हैं तो फिर ये कस्टमर्स आपके पास आ जाएंगे। ये जो एग्रीमेंट होगा जिसके तहत मुझे रेस्ट्रेंट किया जाएगा कि मैं वही सेम बिजनेस उस पर्टिकुलर एरिया में ना करूं, तो ये जो होगा एग्रीमेंट वैलिड होगा, ये एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा। फिफ्थ हमारे पास एग्रीमेंट है जो कि वाइड है, वो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर दो पार्टीज हैं जो कि एग्रीमेंट करती हैं कि आप लीगल जो यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो आप कैरी ऑन नहीं करेंगे अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, तो ये एग्रीमेंट जो होगा वो इस एक्सटेंट तक के वो लीगल प्रोसीडिंग्स को रेस्ट्रेन करे वो वाइड होगा। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि वो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कि रेस्ट्रेंट करता है, फॉर सपोज मुझे रेस्ट्रेंट करता है कि मैं अपने वो जो राइट्स हैं वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, हम कोई भी डिस्प्यूट है जो कि आर्बिट्रेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, आप लीगल जो यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स है वहाँ ना जाएं, तो ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा वो वाइड नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूँ कि हमारे पास एग्रीमेंट जो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होते हैं बिल्कुल, और हमारे पास इसके लिए पर्टिकुलर एक कानून भी मौजूद है जो कि है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। देखिए सेक्शन 29 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो एग्रीमेंट जो कि अनसर्टेन है वो भी वाइड है। जैसा कि अगर एग्रीमेंट होता है जिसमें कहता है, यहाँ पे भी एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन क्या है कि ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। अब 100 टन्स ऑफ ऑयल जो है वो एग्रीमेंट होता है कि वो ए जो है वो सेल करेगा बी को। ये एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट है, क्योंकि ऑयल के तो डिफरेंट टाइप्स हैं, पेट्रोल हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये यहाँ पे काइंड अनसर्टेन है। इस मीन्स के एग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी है, तो एग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी है तो सेक्शन 29 के तहत वो एग्रीमेंट वाइड होगा। सेक्शन 30 में हमारे पास ये कहता है कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर इज़ वाइड। देखें, अगर कोई शर्त का एग्रीमेंट है जिसके तहत शर्त लगाई जाती है तो वो एग्रीमेंट भी वाइड होगी। और ये याद रखिएगा, उस एग्रीमेंट के तहत तो कोई भी मनी वगैरह रिकवर नहीं की जा सकती, वो सूट ही जो रिकवरी के लिए होगा वो नॉट मेंटेनेबल होगा। यहाँ पे लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग के लिए एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा वेगर जो एग्रीमेंट्स हैं वो वाइड हैं। तो देखिए, ये जो आज हमने सेक्शन जितने भी पढ़े हैं, ये एग्रीमेंट जो भी हमने डिस्कस किए, ये सारे के सारे वाइड हैं, सवाए उनके जो एक्सेप्शंस हमने डिस्कस किए। 24 में हमें कहता है कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है पार्ट में भी वो तो फिर भी वो जो है एग्रीमेंट वाइड होगा। 25 में हमारे पास कहता है कि एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन है वो वाइड होगा अनलेस जो 3 एक्सेप्शंस थे। 26 में हमारे पास कहता है कि अगर किसी मेजर के साथ ये एग्रीमेंट किया जाए या मेजर की शादी के रेस्टोरेंट में कोई एग्रीमेंट किया जाए तो वो एग्रीमेंट की कोई हैसियत है या वो भी वाइड होगा। 27 में हमारे पास है एग्रीमेंट एंड रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। किसी को लीगल प्रोफेशन, लाफुल ट्रेड, लाफुल बिजनेस से रोका जाए तो ये एग्रीमेंट भी वाइड होगा। 28 में हमारे पास है एग्रीमेंट एंड रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाइड। अगर किसी के राइट्स को लीगल प्रोसीडिंग से इन्फोर्स करवाने के अमल को रोका जाए तो ये एग्रीमेंट जो होगा वो भी वाइड होगा। 29 में अगर एग्रीमेंट में कोई अनसर्टेनिटी है तो वो एग्रीमेंट भी वाइड होगा। 30 में हमारे पास ये है कि वो एग्रीमेंट जो कि शर्त के लिए होती हैं तो वो एग्रीमेंट भी वाइड होगा, और शर्त या जो पैसा है उसको रिकवर करने के लिए जो भी सूट होगा वो नॉट मेंटेनेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।